गुड इवनिंग क्लास। फिर से अगला सेशन हम लेकर आ रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जो पहला पार्ट इसका शायद हम लोगों ने पिछली क्लास में अपडेट किया था, ये सेकंड क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि और भी टर्म इसमें कहीं ना कहीं निकल कर आपकर आते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखने का काम करिएगा, समझिए। जो लोग पिछली क्लासेस नहीं किए हैं, 4-5 क्लासेस हम कहीं ना कहीं ले चुके हैं, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगला टॉपिक यहां पर अगर हम बात करें, इसमें ये देखिए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। एक सेकेंड, हाँ ध्यान दीजिएगा। हमने कहा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अपवर्तन परावर्तन बड़े कॉन्सेप्चुअल वे में हमने बताया है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मूव ऑन कर जाती है तो उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन जब हम कहते हैं, जब अपारदर्शी होता है तो टकराकर उसी दिशा में एक प्रकार से वापस लौटती है तो उसे परावर्तन कहा जाता है। तो यहां पे परावर्तन का कहीं उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है, स्पेशली हमें जानना है अपवर्तन। तो कहा है प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या, तो पहले ही बता दिया हमने। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखा है, ये यहां पर हमने ऐसे ऐसे मिरर बनाया था। ये मान लीजिए, ये माध्यम आपका जो है ये एयर है, और नीचे जो माध्यम है ये मान लीजिए क्या है, वाटर है। और वाटर है तो ये मतलब विरल हो गया, और ये हो गया सघन। और तब जब विरल से कहीं ना कहीं सघन की ओर जाता है तो इस तरफ मूव ऑन, मतलब विचलन जो यही हो जाता है, उसी को हम एक प्रकार से क्या बोल देते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रिज्म पे यहां पे बात हो रही है। प्रिज्म को इन्होंने इस टाइप से यहां पे बनाया है। इस टाइप से ना बनाकर अगर हम ऐसे बना दें, अभी पीछे भी देखेंगे, त्रिभुज के आकार के रूप में ज्यादा बेस्ट होगा। यह त्रिकोणा कांच का स्लैब होता है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, या पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। मतलब इस प्रिज्म में से हम यहां पर प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे। हाँ, आगे फिगर में होना चाहिए। हाँ, ये देखिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इन्होंने यहां मेंशन किया है। ये वाला देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। प्रिज्म, इसके 2 पार्श्व फलक के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए बहुत अच्छे से यहां समझाया गया है। ये हमने लिया प्रकाश और ये ऐसे प्रिज्म पर छोड़ा, तो यहां से यहां तक जो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले भी हमने बताया, तो इसको हम और आप क्या कहेंगे भाई, यही तो पहले भी कहते थे, तो इसे हम आपतित किरण कहते हैं। और इसके बीच में जो एंगल बन गया आई, तो एंगल आई जो बन गया, इसी को हम और आप अपने अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। अब जब ये इस माध्यम में एंटर किया, तो एंटर करने के बाद अब इधर ये विचलन हो गया, तो यहां पर फिर एक कोण आपका बन गया। तो यहां पर कोण जो बना, जिसको हम कोण आर के रूप में बोलेंगे, और इसको हम कहेंगे अपवर्तन कोण। इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। और ये मार्ग से ये क्या हुआ, ये यहां विचलन हुआ, और लास्ट में जाकर इधर क्या हो गया, निर्गत हो गया, और निर्गत कोण यहां पर एक ई बन गया। तो देखिए यहां पर इन्होंने डिस्क्राइब किया, हाँ ये नीचे है, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए पीई आपतित किरण, ये अभी हमने बताया, ये यहां पे इन्होंने दिया पीई क्या कहलाएगा, आपतित किरण। वेरी गुड। ईएफ अपवर्तित किरण, अपवर्तित मतलब इसके अंदर जो है ईएफ का एरिया क्या है, अपवर्तित है। वेरी गुड। कोण ए, कोण बी, कोण सी, प्रिज्म कोण। ये कोण बी, कोण ए, कोण सी, ये क्या है, प्रिज्म कोण है। बहुत बढ़िया। कोण डी, कोण डी जो यहां पर आपका है, यही आपका यहां पर क्या हो रहा है, विचलन के रूप में हो रहा है। कोण आई, ये कोण आई पहले बता दिया आपतन कोण। कोण आर अपवर्तन कोण बोल दिया। कोण ई लास्ट में निर्गत कोण। ये सारे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी नहीं है। प्रिज्म बनाकर पूछेगा कि आपतित किरण कहां है, ये कहां है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। हाँ, बहुत ही सिंपल, बड़ा अच्छा लग रहा है कि सिंपल है। हाँ, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, फिर वही बातें लिखी हैं जो प्रिज्म में पीछे है कि यहां पी आपतित किरण है, ईएफ अपवर्तित किरण है, तथा एफएस निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं पहले पृष्ठ ए पर प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, अपवर्तन वेव पश्चात, अपवर्तन वेव कह सकते हैं इसको, तरंग। हाँ, पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, दूसरे पृष्ठ एसी पर प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर भागती है। स्पेक्ट्रम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, अगर कभी आपने सुना हो, तो स्पेक्ट्रम वह एरिया है जहां पर प्रकाश कहीं ना कहीं टकराकर एक प्रकार से विभिन्न
रंगों में या रंगों का कहीं ना कहीं इधर उधर जो होता है उसी को एक स्पेक्ट्रम के रूप में बोलते हैं। ये देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से, स्पेशली प्रिज्म से ही बात हो रही है, होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्णक्रमों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवों के इस बैंड को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम को विबग्योर से दर्शाया जाता है ताकि इनका क्रम याद रखने में क्या हो सहायक। तो स्पेक्ट्रम जो है कोई वर्णक्रम डिफाइन नहीं करता है, ये मत सोचिए, तो याद करने का तरीका है। लेकिन यही अगर हम पीछे आगे थोड़ा चलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसको हम वर्ण विक्षेपण के रूप में बात करते हैं, प्रकाश के विक्षेपण के रूप में, तो वह कलर को एक प्रकार से जो विभाजित करता है जिससे कई चीजें होती हैं। ये कलर तो बहुत सिंपल है, आगे अभी हम लिख लेते हैं। ये देखिए, विक्षेपण है तो प्रकाश के अवयवों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। वहां लिखा था, नहीं जानते हैं तो यहां हम लिख दे रहे हैं। जो कलर आपके साथ होते हैं, जो इंद्रधनुष रंग वगैरह सब बनते हैं, इससे आपके विबग्योर, विबग्योर का सेंस एक आपका होता है वायलेट के रूप में, एक आपका यहां पर अगर हम कहें तो इंडिगो के रूप में, एक अगर हम बात करें तो ब्लू के रूप में, एक अगर हम बात करें तो ग्रीन के रूप में, एक अगर हम बात करें तो येलो के रूप में, एक अगर यहां पर हम बात करें तो ऑरेंज के रूप में, और एक बात करें तो रेड के रूप में। हिंदी में यही अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानना चाहें तो बहुत ही सिंपल, आप जानते हैं, बैनी, आ, हापी, नाला। अगर हम बात करें तो यही आपका बैगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। श्वेत प्रकाश, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सही, ये देखिए ये बना भी है, श्वेत प्रकाश आपको जो पड़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं 7 कलरों में क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। प्राकृतिक परिघटनाएं, अपवर्तन से जो प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, जो नेचर से होता है, बहरहाल ये तो आप कहीं और भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहां पर दिया गया है। तो पहला टर्म दिया गया है यहां, पहले तो ऊपर देख ले क्या लिखा है इन्होंने। हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती थी जो कुछ प्राकृतिक कारणों से होती है, ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक परिघटनाएं कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष का बनना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अगर हम कहें तो सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना इत्यादि, ये सब प्रकाश के कहीं ना कहीं अपवर्तन पे ही निर्भर होती है, जो प्राकृतिक। तो पहला टर्म दिया गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप याद करिए, पिछले टॉपिक में बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब हम प्रकाश की किरण जो होती है, जब अपवर्तन की क्रिया में सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह धीरे धीरे अभिलंब से दूर होती जाती है, और वहीं पर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना जिसमें प्रकाश किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण से आपतित होती है कि अपवर्तन के बाद उसका परावर्तन उसी माध्यम में होता है जिस माध्यम में वो होता है। तो यहां इन्होंने सघन विरल शब्द को हटा दिया है। इन्होंने बस ये कहा है कि जिस माध्यम की तरफ से जा रहा है वो ऐसा होता है कि वापस उसी तरफ मूव ऑन होता है। कहने का मतलब है ये ऐसे प्रकाश किरण छोड़ा हमने, अब पता चलता है ये नॉर्मल बनाया, ये इस तरफ ना आकर ऐसे 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 इसी तरफ ऐसे मूव ऑन हो जाता है। तो यही कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही एक पॉइंट पहले भी बताया है, हीरा जो होता है, हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही होता है। क्रांतिक कोण कहते हैं, किसे कहते हैं, तो क्रांतिक कोण भी यही क्रिया है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब कोण 90 अंश या 90 अंश से अधिक का बनता है तब उसे हम कहीं ना कहीं क्रांतिक कोण के रूप से जानते हैं। मतलब ये आप खुद सोचिए नॉर्मल है, और इधर से जाकर जब यहां पहुंच जाएगा तो ये इससे देखेंगे तो 90 अंश बन गया ना, या तो इसके ऊपर जाएगा तो वो सब क्रांतिक कोण ही कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90 अंश, देखिए इन्होंने लिखा भी है 90 अंश या उससे अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा आपको। हाँ ये देखिए यहां अब आ गया, ये पॉइंट तो हम पीछे भी बता चुके हैं। किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्तें भाई इन्होंने अपनी रखी हैं, उस शर्तों को आप देख लीजिए। प्रकाश के अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की मध्यम की ओर, तो अपवर्तनांक का सेंस वही है, मतलब यहां कम अपवर्तनांक से अधिक कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करें, अर्थात सघन माध्यम से। ये देखिए आ गया ना, जो पीछे हमने कहा सघन माध्यम से किस तरफ जाना है, विरल माध्यम की ओर प्रवेश करता है, तब जाकर एक होता है आपतन कोणों का मान क्रांतिक कोण से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, बिल्कुल अधिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वही जो पीछे हमने बनाया था वही फिगर है, इसमें हमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा कि हाँ, पीछे अपवर्तन टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से बताया हमने। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन वो चीज होता है जब ऊपर से सूर्य की किरण पड़ती है,
या रात में अगर हम कहें तो तारों का जब टिमटिमाना हमें दिखाई पड़ता है कुछ भी, तो वायुमंडल में ऐसा थोड़े ना, एक वायुमंडल में क्या होते हैं, कई सारे धूल के कण इधर उधर होते हैं, तो उनसे टकराकर इधर उधर मूव ऑन होने लगता है। उसे तो एक प्रकार से स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का परिकिरण। तो जब इधर उधर वही मूव ऑन होता है तो वही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। एक सिंपल लैंग्वेज बोल रहे हैं, बाकी इनकी लैंग्वेज में हम देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्यता दो परतें, एक गर्म वायु की, दूसरी ठंडी वायु की, जो मिलकर दो भिन्न भिन्न अपवर्तन माध्यम बनाती है। गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर उठती जाती है, और ठंड वायु जो थोड़ी भारी होती है पृथ्वी के सतह की ओर रहती है। ठीक है, ठंड वायु सघन माध्यम का कार्य करती है, गर्म वायु विरल माध्यम कार्य करती है। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण में अपवर्तन होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो वही वायु में हमने क्या कहा, बहुत सारे कण आपके मिले होते हैं, बहुत सारे होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। वायुमंडलीय अपवर्तन का बहुत सी परिघटनाएं होती हैं, जैसे देखिए तारों का टिमटिमाना इन्होंने कह दिया, अग्रिम सूर्योदय में सूर्य का आभासी स्थिति दिखाई देना इत्यादि। ऊपर से जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसके एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी आगे हम देखते हैं, बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन कारण पृथ्वी के वायुमंडल कारण होने वाले प्रकाश का अपवर्तन। देखिए तारों का टिमटिमाना, पहला ही टर्म आ गया भाई वायुमंडल। ये देखिए तारों का टिमटिमाना हम पीछे अभी बताए हैं, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर क्या होता रहता है, अपवर्तित हो जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक प्रवृत्ति अपवर्तनांक होता है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर क्या करते हैं, झुका देते हैं। अर्थात तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए यहां तारा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये इस तरफ ऐसे झुका, तो भाई इस तरफ देखेंगे तो अलग केस दिखेगा, इस तरफ तो कई तारे आपको बहुत चमकीले दिखाई पड़ते हैं, तो कई ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो हल्के दिखाई पड़ते हैं। तो यहां देखें, अतः तारे की आभासी से उसकी वास्तविक से कुछ भिन्न प्रतीत होती है, अतः तारे की आभासी से विचलित होती है, तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है और तो कभी कभी क्या हो जाता है, धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का क्या होता है, प्रभाव होता है। मतलब ये सब परावर्तन किसी का नहीं हो रहा है कि टकराकर वापस नहीं जा रहा है, सब कहीं ना इस पार से उस पार जा रहे हैं, बस माध्यम बदल रहे हैं। वायु भी बोला गया ना कि नीचे गर्म सतह होता है, ऊपर कहीं ना कहीं ठंडी सतह होता है, तो एक को कहीं ना कहीं विरल माना गया, एक को सघन माना गया, तो इस माध्यम से उस माध्यम में जाएगा तो विचलन तो होना स्वाभाविक है, जो पीछे हमने आपको बताया यहां पर। फिर बात करें इंद्रधनुष का बनना, वही जो बारिश के बाद, इंद्रधनुष हमेशा जब बारिश होगी उसके बाद ही बनता है, उसके पहले नहीं बनता है। ये देखिए वर्षा होने के पश्चात ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट पीछे बताया, जब जल की किसी बूंद से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रक्षेपण होने के कारण इंद्रधनुष बनता है, जिसमें सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करते, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं, अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। तो इस स्थिति में जल की वह बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है और परिणाम स्वरूप सूर्य की विपरीत दिशा में क्या बनता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको यहां जानना होगा, क्या सूर्य की दिशा में बनता है कि विपरीत दिशा में। तो इस पॉइंट को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, हमेशा इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के क्या विपरीत दिशा में बनता है। तो जल की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, मतलब वहां प्रिज्म नहीं होता लेकिन जो जल होता है वो उसी की तरीके कार्य। वर्षा होने के पश्चात ही क्या होता है, अभी ऊपर ही बोला है इन्होंने, आकाश में जल के सूक्ष्म बिंदु दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है, या हमेशा सूर्य के, ये देखिए हमने यहां इंगित कर दिया, यहां इन्होंने लिखा है, या प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण होता है। ये इंद्रधनुष का बनना। अगला क्या है, देखिए भाई फिर आ गया भाई प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन इन द सेंस अगर हम बात करें, इंग्लिश भी थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही एक चीज जान लीजिए जो होता है कि जब सुबह सूर्य जब उदय होता है, आगे हो सकता है कहीं यहां मेंशन हो लेकिन यहीं पर हम बता रहे हैं, जब सुबह सूर्य क्या होता है, उदय होता है, तब भी हमें कहीं ना कहीं रेड दिखाई देता है, और जब सूर्यास्त होता है तब भी हमें रेड दिखाई देता है। तो उसके पीछे का कारण तो ये हो जाता है कलर।
कलर जो पीछे शायद हमने कहीं बताया था या नहीं बताया था, विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो तरंग दैर्घ्य होती है किसकी होती है, रेड, और जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतनी अधिक दूरी तक देखा जा सकता है। तो भाई जब सूर्योदय होता है तब भी कहीं ना कहीं वही हावी होता है, क्योंकि भाई आ रहा है, चढ़ रहा है सूरज, तो ऑब्वियस सी बात है रेड ही पहले दिखाई पड़ेगा, तो सब रेड, और जब अस्त होता है तब ही रेड रेड दिखाई पड़ता है। इन्होंने लिखा क्या पहले देखें, प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है तो उस माध्यम में कोलाइड विलेन वही सब होता है, जो धूल के कण होते हैं ये सब कहीं ना कहीं कोलाइड विलेन के कण ही होते हैं। तो कण प्रकाश को फैला देते हैं, इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटना, प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली बहुत सी परिघटनाएं होती हैं जो हमें देखने को मिलती है। जैसे आगे देखिए दोनों सेंस से, आकाश का नीला दिखाई देना भी क्यों होता है ये भी हम आपको बता देंगे। गहरे समुद्र के जल का रंग ये भी बता दे रहे हैं, ये अभी हमने शायद बोला। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का क्या, रक्ताभ, रक्ताभ का मतलब वही लाल होता है। अब आकाश का नीला दिखाई देना क्यों होता है, तो अगर आप देखें ये हमने यहां पर कलर जो लिखा है ये हमने लिखा आपका विबग्योर। अगर यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दूर तक तो देखा जा सकता है, लेकिन अब आप खुद कल्पना करिए कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर तक चलता है और एक व्यक्ति कहां तक चलता है, 1 किलोमीटर तक चलता है। दोनों चलने के बाद रुक जाएं तो हम आपसे कहेंगे दोनों में ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें बची होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो 1 किलोमीटर चला है। तो दूरी में तो ये वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन ऊर्जा के मामले में अपोजिट हो जाता है। ऊर्जावान सबसे कौन होता है, वायलेट होता है, और सबसे कम ऊर्जा किसमें पाई जाती है, रेड में पाई जाती है। तो भाई ये पूरा ऊर्जावान होता है तो ये ज्यादा फैलता है। तो जब ये ज्यादा फैलता है तो शुरू के ये जो शुरुआत के जैसे से दूर जाता जाएगा, दूर होता जाएगा, तो ये तीनों ऐसे हावी हो जाते हैं। तो एक प्रकार से उसको स्काई ब्लू हम कहते हैं, आसमानी नीला, लेकिन अब जैसे भी शब्द यूज किया जाता है एग्जाम में तो हमें कहीं ना कहीं वो प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई पड़ता है, स्पेशली यहां पे हम बात करें तो। ऐसे ही सारे टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव ये पुंज से रिलेटेड है। पुंज मतलब एक पतली सी जगह है, रोशनी, उससे अपवर्तन जो हो जाता है वही टिंडल प्रभाव है। जब कोई प्रकाश के पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है, उसके पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, इन कणों से विस्तृत प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइड कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो इसमें कुछ बताना नहीं है, बस पुंज के माध्यम से अगर हम यहां पर बात करें तो इस चीजों को आपको यहां पर केवल समझना है। वही संक्षेप में कोलाइड क्या बताए, पीछे बता दिए। कोलाइड में सब जो धूल के कण वगैरह सब टिंडल प्रभाव के उदाहरण। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश के पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, धुएं से भरा कोई भी कमरा है और थोड़ा सा कहीं छिद्र है और वहां से प्रकाश जाता है तो पूरा कमरा जो एरिया जितना होता है, रोशनी पुंज जैसी जो दिखाई पड़ती है एक लंबी सी, तो वही टिंडल है। जब किसी घने जंगल की बितान में सूर्य का प्रकाश गुजरता है, वही पतली सी जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे, सब ये कहीं ना कहीं इसके उदाहरण की बात हो रही है और उदाहरण से यहां पर हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, प्रकाश के वर्णों का तरंग दैर्घ्य, ये थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं, इसके लिए प्रकाश के विभिन्न वर्णों पर विचार करना होगा। प्रिज्म द्वारा बने प्रकाश के विभिन्न विषय में हम जान चुके हैं। हमने वहां देखा कि जिस वर्ण का तरंग सबसे अधिक होता है वो कम झुकता है, जिसका सबसे कम होता है वो वर्ण सबसे अधिक कोण पर झुकता है। लाल रंग सबसे कम झुकता था, लाल की तरंग दैर्घ्य अभी पीछे बोला सबसे अधिक होते हैं। श्वेत प्रकाश को छोड़कर नीला प्रकाश तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए लाल, पीला, हरा आदि की तुलना में अधिक झुकता है। थोड़ा सा ये पॉइंट यहां पर अगर हम कहें तो हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, आई थिंक पहले भी हमने आपको बताया है, 3900 से लेकर कहां तक होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। अभी जो हमने 7 कलर की यहां पर बात की थी, जिसको हम और आप क्या कहते हैं, विबग्योर से नाम से जानते हैं, तो 3900 तो ऐसे शुरू है, लेकिन जो शुरुआत होता है इसको हम कहें तो ये 4000 से अगर हम कहें तो 4300 एंगस्ट्रॉन में काउंट होता है। ये आपका कहें तो 4300 से इसका जो होता है ये 4600 एंगस्ट्रॉन में होता है। ये अगर यहाँ पर हम बात करें तो 4600 से अगर हम कहें तो 5000 एंगस्ट्रॉन में बात होता है। ये अगर हम बात करें तो 5000 से लेकर यहाँ पर अगर हम कहें तो 5700 एंगस्ट्रॉन से बात होता है। ये अगर हम कहें तो 5700 से लेकर आपका 6000 एंगस्ट्रॉन तक बात होता है। ये अगर हम आपसे कहें तो 6000 से लेकर 6400 एंगस्ट्रॉन तक होता है। और उसके बाद जितना बचा आपका
6400 से लेकर क्या होता है 7800 एंगस्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी है वो रेड की होती है और सबसे कम वेवलेंथ जो तरंग दैर्घ्य होती है इसकी होती है। कहने का मतलब ये सबसे अधिक दूरी तक देखा जा सकता है, इसीलिए ट्रेन वगैरह में लाल झंडी का यूज करते हैं। तो और सबसे कम दूरी तक वायलेट वाला देखा जा सकता है। तो इससे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां पर भी हम आपको बता दें क्या वायलेट से नीचे नहीं हम देख सकते हैं या इसके ऊपर नहीं देख सकते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसके नीचे भी देखा जा सकता है और उसके ऊपर भी देखा जा सकता है, लेकिन इसको हम एक विजिबल वेव के रूप में जानते हैं, दृश्य तरंगे जिसको हम आसानी से देखें। वरना जो बैगनी के नीचे होता है उसको हम लोग कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट किरण, पराबैंगनी कहते हैं, और जो रेड के ऊपर होता है उसे हम आप कहते हैं इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें। जो लेजर वगैरह कहीं ना कहीं यूज होता है, इंफ्रारेड रेज होता है, जो लेजर पड़ता है आपके ऊपर तो इंफ्रारेड रेज रहता है वो। ये तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन आप अलग करिएगा। फिर यहां पर अगर हम बात करें, हाँ कहां आ गए, ये अभी बताया स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश, ये पीछे बता चुके हैं, प्रकाश के प्रकरण से होने वाली ही परिघटना है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग, ये देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। लाल रंग तरंग दैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं, अब 1.8 इन्होंने लिखा है तो 1.8 गुना आप खुद यहां पर कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहां देखिए हमने 40 से लेकर 43 लिखा है, वो 64 से लेकर 7800 लिखा है, तो अगर इसका करेंगे तो दूना 80 होता है, लेकिन 7800 ही है तो ऑब्वियस सी बात है 1.8 गुना ही जाएगा। इस रंग का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है या दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। नोट, जिन वर्णों का प्रकरण हो जाता है वह वर्ण दिखाई नहीं देते हैं बिल्कुल, और जिस वर्ण का प्रकरण नहीं होता वह बना रहता है और दिखाई देता है बिल्कुल। जो आगे ही बिल्कुल झुक जाते हैं पूरे रूप से, जैसे वायलेट वगैरह के काफी कहीं ना, लेकिन रेड वगैरह कभी आप नहीं देखते हैं कि छोटे से जगह के लिए रेड लगा हो, क्योंकि रेड कलर का अगर हम प्रकरण ज्यादा नहीं होता है, वो डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो चलिए बाकी और भी जो आपकी क्लासेज हैं उसको कहीं ना कहीं हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, और आगे जो टॉपिक आएगा, ये 2 टॉपिक थे, इसके पीछे भी एक हमने बताया था एक पार्ट ये, बाकी चर्चा अगले दिन करेंगे। चलिए, थैंक यू।